नमस्कार आदाब, मैं शरी यासिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। केरल में बोले पीएम मोदी का कई लोगों की नींद हराम कर देगा आज का इवेंट, जहां मैसेज जाना था पहुंच चुका है। दिल्ली में 3-4 मई को जमीयत उलमाए हिंद का सम्मेलन, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। हिंदू मुस्लिम के झगड़े, बिहार चुनाव का संसद के समर्थन में, बोले असदुद्दीन ओवैसी। सपा नेता आशुतोष वर्मा बोले आतंकियों का नाम नहीं ले पा रही सरकार, जाति जनगणना से भटका रही ध्यान। दिल्ली में जल भराव पर सौरभ भारद्वाज का रेखा गुप्ता सरकार पर जोरदार निशाना। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों की मोहम्मद यूनुस को धमकी का भागने के लिए 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आज का इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ साथ केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी शामिल थे। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान गौतम अडानी का भी जिक्र किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यहाँ सीएम विजयन भी मौजूद हैं। ये तो इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ है। शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जहां मैसेज जाना था चला गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जमीयत उलमाए हिंद का 2 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन 3-4 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई मुद्दों को शामिल किया गया है। कमेटी के मेंबर जो देश भर से शामिल होंगे वो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये सम्मेलन जमीयत के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी की अध्यक्षता में आयोजित होगा। प्रतिनिधि सम्मेलन में वक्फ कानून, पहलगाम आतंकी हमला, देश में बढ़ती नफरत और संविधान की रक्षा समेत अन्य अहम मुद्दे मुख्य एजेंडे शामिल हैं। जमीयतुल उलमाए हिंद की कार्य समिति की बैठक के साथ एक 2 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रतिनिधि सम्मेलन 3 मई से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इस बैठक में देश भर की सभी राज्यों के अध्यक्ष, महासचिव, जिम्मेदार और अन्य प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन के एजेंडे में कानून को लेकर कानूनी संघर्ष, पहलगाम में हुए आतंकी हमला, देश में बढ़ती नफरत और तनाव तथा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद धर्म की बुनियाद पर मस्जिद मदरसों को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर देना जैसे ज्वलंत मुद्दे शामिल हैं। सम्मेलन में इस आतंकी हमले और उसके बाद पैदा हुई स्थिति पर गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा। नए वक्फ कानून को लेकर जमीयतुल उलमाए हिंद जो जन और कानूनी संघर्ष कर रही है, उसकी जानकारी लगातार मीडिया में आती रहती है। जमीयतुल उलमाए हिंद इस कानून को असंवैधानिक और धार्मिक मामलों में सीधी दखलंदाजी मानती है। उसका मानना है कि इस कानून से वक्फ की सुरक्षा नहीं हो सकती, बल्कि ये कानून लागू रहा तो देश भर में मुस्लिमों की संपत्तियां तबाह हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, लेकिन अब नीलामी में रेट इतने गिर गए हैं कि 2000 रुपये तक की बोली लगाई जा रही है। यानी सरकार को हर क्विंटल पर करीब 1000 रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। ये कहना है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। 2000 में नीलामी किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं सर आप? ट्रिपल इंजन का असर देखिए, कहने भर के ट्रिपल इंजन है। छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ चलती नहीं दिल्ली में। यदि डबल इंजन की सरकार है तो छत्तीसगढ़ को घाटा क्यों होना चाहिए? केंद्र सरकार को पूरा यदि धान का चावल उठाते तो नीलामी नहीं करना पड़ता और 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान नहीं होता। ये जो नुकसान होगा वो छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य के नुकसान है। और यदि इस प्रकार से क्षति होते रहे फिर धान खरीदी भी इससे प्रभावित होगा। इसको बहाना मिलेगा नहीं खरीदने। भारत में जाति जनगणना कराने की घोषणा पर लोकसभा सांसद और एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों के शामिल करने पर सहमति जताई है। इसकी तत्काल जरूरत थी और ये लंबे समय से कई समूहों की लंबित मांग भी रही है। उन्होंने कहा कि मैंने भी साल 2021 में इसकी मांग की थी। भाई आप खुद पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं ना, तो उस पसमानदा मुसलमान को ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। अब जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं तो आप जाके खत्म करो ना आंध्रा में। आप तो पावर में है, वहां पे आप तो पावर शेयर कर रहे। बेशर्मी की हद है।
जहां आपको मलाई गुलाब जामुन मिल रहा है वहां पे आपका मुंह बंद हो जा रहा, मुंह में दही जम जा रही। आप आंध्रा में पावर शेयर करना, चंद्रबाबू नायडू को बोलो खत्म करो बोल के। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों में, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो बीजेपी पसमानदा मुसलमान मुखालिफत क्यों कर रही? आप इंक्लूड कर दिए वफ एक्ट में के पसमानदा मेंबर बनेगा, वो पावरफुल बना रहे। यहां पर आप क्यों नहीं बनाना चाह रहे? मालूम तो होना देश में, देश को तो मालूम होना चाहिए क्या मौकफ है। सर, मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशियो एजुकेशनल कंडीशन है, तो सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशियो एजुकेशनल कंडीशन। देखिए आर्टिकल 15 को आप जब पढ़ेंगे, 15 सेक्शन सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है, जिसका आपके पीएस कृष्णन साहब, एक बहुत मशहूर इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट के ऊपर उस वक्त मेरे ख्याल से रोशिया साहब थे, ये रिपोर्ट बनी, उसको एक्सेप्ट किया गया। मगर सर जो इकोनॉमिक, जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है, पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसमें आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप ला के मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी ये अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को, अब उनको क्या हो रहा उनको, तब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा? मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा है कि राहुल गांधी, हमारा इंडिया गठबंधन जिसमें अखिलेश यादव भी हैं, हम सभी का बहुत साफ नजरिया था कि हम हर हाल में जातीय आधारित जनगणना चाहते हैं। 9 अप्रैल को अहमदाबाद में जो हमारा अधिवेशन हुआ उसमें भी हमने प्रस्ताव पारित किया। ये कांग्रेस की जीत है, ये उन लोगों की जीत है जो चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना हो। मैं कांग्रेस के एक एक सिपाही को, इंडिया गठबंधन के एक एक साथी को बधाई देता हूँ। मैं सिर्फ से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, हमारा इंडिया गठबंधन जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, इसका बड़ा साफ नजरिया था कि हम हर हाल में जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। हमने ये कोई छिपाया नहीं है। 9 अप्रैल को जो हमारा अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, हमने उसमें भी प्रस्ताव पारित किया। हमारे नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी प्रधानमंत्री जी को लिखा। राहुल जी हर मंच से बोल रहे थे, ये जीत है कांग्रेस जनों की, ये जीत है उन लोगों की जो चाहते थे जाति आधारित जनगणना हो। मैं तो कांग्रेस के एक एक सिपाही को, इंडिया गठबंधन के एक एक साथी को बधाई देता हूं। वरना तो मोदी सरकार का बयान था, जो करे आरक्षण की बात उसको मारो लात, मंत्री कह रहे थे। लोकसभा में कह रहे थे कि नहीं, कोई इरादा नहीं है। ये तो हालात ऐसे बन गए कि मोदी जी को छुपना पड़ा और आरक्षण की घोषणा करनी पड़ी। भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में गुरुवार शाम एक नेपाली छात्रा की हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने कमरे में लटकी हुई पाई गई, जिसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। ये घटना पिछले 90 दिनों में KIIT में नेपाली छात्रों से जुड़ा दूसरा मामला है, जिसने यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। MLC रिपोर्ट के बेसिस पर तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जब इवनिंग में फ्लोर वार्डन अटेंडेंस ले रही थी तो एक रूम से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने जब दरवाजे के ऊपर से विंडो से देखा तो पता चला एक जो लड़की वहाँ पे रह रही थी, वो लड़की झूल रही है, हैंगिंग अवस्था में है। तो इमीडिएटली उन्होंने पुलिस को इंटीमेट किया, ब्रेक इन किया गया और शायद लाइफ बची हो, इसलिए इमीडिएटली लोकल हॉस्पिटल किम्स में शिफ्ट किया गया।
पर वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि शी वॉज नो मोर, तो उनको उसकी डेड बॉडी को एम्स हॉस्पिटल में रखा गया है। वहाँ पे इंक्वेस्ट एंड पोस्टमार्टम करा जाएगा। पेरेंट्स को भी इंटीमेट किया गया है, पेरेंट्स अभी ऑन द वे हैं भुवनेश्वर के लिए, तो उनके आने के बाद उनके सामने विद ड्यू प्रोसीजर हम लोग इंक्वेस्ट एंड पोस्टमार्टम करेंगे। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि लड़की नेपाल से थी और वो यहाँ पर बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। इमीडिएटली सीनियर ऑफिसर्स ने विजिट किया था, साइंटिफिक टीम ने भी विजिट किया था लेड बाय साइंटिफिक ऑफिसर, और पूरा रूम अच्छे से सर्च किया गया, बट कोई नोट अभी तक नहीं मिला है। यहाँ अभी सिचुएशन पूरा नॉर्मल है, जस्ट वॉच रखने के लिए और टू असिस्ट द अथॉरिटीज, और किसी भी इवेंचुअलिटी को एड्रेस करने के लिए हमने एक स्केलेटन फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है। उनके पेरेंट्स से हम लोग टच में हैं, वो इवनिंग तक आ जाएंगे, पता चल जाएगा। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करेंगे। दे आर आल्सो इन टच। उन्होंने ही हमको इंटीमेट किया था सबसे पहले इस इंसिडेंट के बारे में, तो जो भी कोऑर्डिनेशन रखना जरूरी है वो हम लोग उनके साथ रख रहे हैं। अभी कहना बहुत प्रीमैच्योर हो जाएगा। हम लोगों ने लड़की के जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करी है, उनके पेरेंट्स के आने के बाद उनसे ही बात करेंगे, और उनके पेरेंट्स के आने के बाद जो फाइनल निष्कर्ष आएगा उसके बेसिस पे फर्दर प्रोसीड करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देश की सभी पार्टियां राष्ट्रीय सुरक्षा पर एकजुट हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठते हैं कि सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से डर क्यों रही है। वर्मा ने पूछा कि 11 दिन बीतने के बाद भी ये साफ क्यों नहीं हुआ कि आतंकी कहां से आए और कहां गए। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या देश की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी जातीय जनगणना है। देखिए, भारत सरकार को मजबूती मिली है, देश की विभिन्न पार्टियां भारत सरकार के साथ में है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन सवाल फिर भी मौजूद हैं और सवाल कभी मर नहीं सकते। केंद्रीय गृह मंत्री जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान का नाम लेने से इतना डर क्यों रहे हैं, या मुझे वो भाषण दिखा दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान का नाम लिया हो। आतंक पोषित देश जो आतंकवादी गतिविधियां करेगा, ये अलग अलग सिनोनिम करके क्यों बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेने में इतना क्यों घबरा रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना है तो करिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो हमारे 26 लोग शहीद हुए हैं उनकी चिताओं में आग भी ठंडी हो गई है। आज लगभग 11वां दिन हो गया है और पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि वो आतंकी कहां चले गए और कहां से आए थे। और इस बीच आपने देश को नया मुद्दा दे दिया है, जातिगत जनगणना। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने वीडियो सीसीएस के इतने सेंसिटिव वीडियो रिलीज करके मीडिया में भेज रही थी, क्या उसके बीच में बैठ के आप जातीय जनगणना के बारे में बात कर रहे थे या देश की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे? ये भी देश को सोचना होगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ नया होगा और देश की अस्मिता के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा। भोजपुरी अभिनेता और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने बिहार की सियासत और एनडीए के सहयोगियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जातिगत जनगणना और महागठबंधन की राजनीति पर खुलकर अपनी बात रखी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने और भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर तिवारी ने कहा है कि चिराग पासवान हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं। उनके निर्णय का हम सम्मान करते हैं और उसी के आधार पर भविष्य में विचार करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अब अगर इसमें क्रेडिट लेने की बात उनको करनी चाहिए जो अपने शासन में रहते हुए इसको करने की कोशिश किए हो या किए हो। लालू जी का 15 साल तक सरकार था, उस समय केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, तो कर दिए थे क्या? देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। आज जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार किया है। इस देश में बहुत राजनीति हुई इस लाइन पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी
सिर्फ मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की भावना होती है तो उसको मान लेते हैं। आज मान लिया है और बिहार का बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के साथ। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भारी बारिश हुई, जिससे जगह जगह जलभराव देखने को मिला। इस पर अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि 2025 तक राज्य में जलभराव की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। आप नेता ने कहा है कि भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत भी हो गई है। ये बहुत बड़े दुख की बात है, एक माँ और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे नजफगढ़ में इस बरसात में मारे गए। एक और जगह से भी खबर आ रही है, वहाँ पे भी 4 लोग जो है मकान में दब गए हैं। आप सोचिए, दिल्ली में आज 4 इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार इनकी, एलजी इनके, दिल्ली सरकार इनकी और एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी की। 4 इंजन की सरकार के बाद अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब आप ये नहीं कह सकते फला चीज केजरीवाल के पास है, फला चीज केजरीवाल ने रोक दी, अब सब कुछ आपके पास है। और 1 महीने पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा टीवी चैनल पर कि 2025 में पानी नहीं भरेगा। और आप देखिए, एक सामान्य बारिश हुई है, जगह जगह पानी भरा, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग कहीं दबे हुए हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। आज ट्रैफिक हर जगह जैम है, यहाँ से 30 किलोमीटर जाना है तो 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहानेबाजी करती है। आज उनके पास कोई बहाना नहीं बचा, तो आज उनकी पोल पूरी दिल्ली की हालत खुल गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंजनू का टीला और आईटीओ समेत कई बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया तथा अधिकारियों के साथ राहत प्रयासों का समन्वय किया। मौसम की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में व्यवधान पैदा हो गया, जिसकी वजह से करीब 100 उड़ानें विलंबित हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गंभीर जलभराव के लिए पिछली सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि सुबह 5 बजे से ही सरकार और प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। सभी डीसी अधिकारी सड़कों पर खड़े हैं। इस कार्यक्रम में आते समय मैंने 3 पॉइंट देखे जहां जलभराव और ट्रैफिक जाम था। प्रमुख अधिकारियों का है, जिसमें डीसी, डीएम, डीसीपी सब अधिकारी हैं। उस पे एक्टिविटी शुरू हो गई थी कि कहां पे पानी भर गया है, उसके लिए कौन अधिकारी नियुक्त हो गया, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, कैसे पानी की निकासी के लिए प्रावधान किया जा रहा है। सुबह सवेरे 5 बजे से लगातार शासन और प्रशासन अपनी मुस्तैदी पे था। सारे डीसी अपनी सड़कों पे खड़े थे, सारे अधिकारी सड़कों पे खड़े थे। यहां तक कि हमारे कुछ सांसद और स्वयं मेयर और विधायक जो आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, निश्चित रूप में वो अपने एरिया में जल निकासी का काम करवा रहे हैं। 7 बजे ही तैयार हो गई कि मैं जाती हूं, कहां कहां पे जल भराव है देखने के लिए। मेरे मंत्री जी ने मुझे बोला कि बहन जी आप सीधा कार्यक्रम में आइए, आपको आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम में पहुंचिए। पर मेरा मन नहीं माना, मैं फिर भी आते आते 3 पॉइंट्स को देख के आई जहां पे जल भराव हुआ है और जहां पे ट्रैफिक जैम था। मैंने आदरणीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी को निवेदन किया कि सर थोड़ा कार्यक्रम लेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूं, मैं पहुंच रही हूं। मैं इस मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दलित युवक से मारपीट के मामले में अलीगढ़ जा रहे सपा सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने घर पर ही रोका। पुलिस ने सुमन को सुरक्षा का हवाला देते हुए नोटिस भी दिया है। मीडिया से रूबरू हुए सपा सांसद ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर कहा है कि भाजपा सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है, जो दलितों पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश में अराजकता फैल रही है। जैसे ही सुमन अलीगढ़ के लिए घर से निकले, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान सपा सांसद सुमन ने कहा कि आप सुरक्षा के नाम पर हमें नज़रबंद कर रहे हैं, आप हमारी सुरक्षा ना करें, भगवान भरोसे सुरक्षा छोड़ दें। इस दौरान सुमन ने यह भी कहा कि लोग घर तक आकर जानलेवा हमला कर रहे हैं, खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं, ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता तलवार लेकर निकलेंगे तो हम जानते हैं कि आप उनके साथ क्या करेंगे। काफ़ी बहस होने के बाद भी जब पुलिस ने नहीं निकलने दिया तो सुमन अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठ गए। सुमन ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस या तो हमें अलीगढ़ पीड़ित परिवार से मिलने जाने
रहने दे या फिर पीड़ित परिवार को हमसे घर लाकर मिलाए ताकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से पीड़ित परिवार की मुलाकात करा सके। फिलहाल सपा सांसद समर्थकों के साथ घर के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर पुलवामा हमले की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता तो पहलगाम आतंकी हमला नहीं हुआ होता। आज पहलगाम हमले के पीड़ित आतंकवाद का समूल नाश चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सेना को अपना काम करने दें। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से सिर्फ एक आग्रह करूंगा, गृह मंत्री जी, अगर पुलवामा की जांच सही वक्त पर वो दूध का दूध पानी का पानी कर चुकी होती तो शायद पहलगाम नहीं होता। ये आप चूंकि देश के गृह मंत्री हैं, हम किससे जाके कहें? हम श्रद्धांजलि देते हैं। हर जो इस तरह की आतंकी घटना में मौत होती है ना, परिवार उजड़ जाते हैं, चिराग बुझ जाते हैं। उनको रेटोरिक नहीं चाहिए, उनको इस पूरी प्रवृत्ति का समूल नष्ट चाहिए और उसके लिए अपनी फेलियर का भी एक्नॉलेजमेंट बेहद आवश्यक है। ये अगर किसी भी ओहदेदार में नहीं है फेलियर को एक्नॉलेजमेंट करने की ताकत, तो ये सिस्टमिक। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने उदयपुर दौरे के दौरान उन्होंने कहा, मैं तब से उनके संपर्क में था जब वो अहमदाबाद के अस्पताल में थी। मैं उनसे मिलने भी गया था। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि वो बेहद गंभीर स्थिति में है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति दे। जो हादसा हुआ है वो हादसा ने सबको झकझोर के रख दिया। उनके रिलेटिव्स, उनके मिलने वाले शुभचिंतक, प्रशंसक सब बहुत दुखी थे और हमारा संपर्क लगातार बना रहा अस्पताल से अहमदाबाद के अंदर। मैं खुद जाके भी आया था। और वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही क्रिटिकल केस है ये। क्रिटिकल 90% तक जलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही क्रिटिकल केस था। तो फिर भी संघर्ष किया जिंदगी और मौत से। आखिर में मतलब वो बच नहीं पाई और हमारे बीच से चली गई। ये हम सब के लिए बहुत ही आघात लगने वाली बात है। बहुत दुख है कि वो चली गई, क्योंकि लंबे समय तक हमारे साथ रही, हमारा संपर्क था। अभी मैं महीने पर पहले आया था, 2 महीना पहले आया था शायद, तब मिलके भी गया था मैं उनसे। तो जीवित संपर्क था हम लोगों का और वो लंबे समय तक सेवा करते हुए चली गई, जिसका हम उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनको ईश्वर अपने पैरों पे, अपने वहाँ पर उनको स्थान प्रदान करे। बांग्लादेश में इस्लामी पार्टियों ने सेना समर्थित मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि वो इस्लाम विरोधी महिला मामलों के सुधार आयोग को तुरंत ख़त्म कर दें, नहीं तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो उसे भागने के लिए 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी पार्टियों के बैनर जतिया उलमाए मशाइख एम्मा परिषद के कुछ नेताओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन की धमकी दी है। 5 मिनट वाली चेतावनी को शेख हसीना के तख्तापलट से जोड़कर देखा जा रहा है। जब 5 अगस्त 2024 को उन्हें देश छोड़ने के लिए 45 मिनट मिले थे, उसके बाद लाखों की भीड़ ने उनके आवास पर हमला कर दिया। बांग्लादेश के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी पार्टियों ने आयोग पर इस्लाम विरोधी और पश्चिमी प्रेरित प्रस्तावों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। यूनुस की अंतरिम सरकार को चेतावनी ढाका में आयोजित एक सेमिनार के दौरान दी गई, जिसका टाइटल था कि महिला मामलों के सुधार आयोग में इस्लामोफोबिया हम क्या कर सकते हैं। ये सेमिनार महिला आयोग की ओर से मोहम्मद यूनुस को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के कुछ दिनों के बाद आयोजित किया गया। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।